नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट दिया था, वादा किया था कि हम आपके लिए जल्द ही बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी का मटेरियल लेके आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो ये उसी का हमारा आज पहला वीडियो है। ये वाली जो आज की वीडियो है ये आपको हमारी जो खास प्लेलिस्ट है मास्टर क्लास उसमें मिलने वाली है। ठीक, ये जो पेपर आपके सामने है बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। वैसे तो YouTube में बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू को लेके, मगर ये जो वीडियो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पेपर आपके सामने है ये ITI के एग्ज़ाम में जनवरी 2018 में आया था। आज से कुछ साल पहले, ठीक है, 2018-17 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले जब ITI में सेमेस्टर पैटर्न लागू था तो उस समय भी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में MCQ ही आया करता था OMR बेस पे। ठीक है, तो अब जो ITI ने अपना पैटर्न शिफ्ट करा है, अब जो ED को पूरा MCQ में ले आए हैं, तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं कि अगर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये ITI में आया हुआ पेपर है 2018 में जनवरी में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। उस समय 25 क्वेश्चन आया करते थे, तो ऐसे मेरे पास 2-3 पेपर हैं जो मैंने भारत स्किल की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से डाउनलोड करें हैं, तो इसको हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो लेवल है क्वेश्चंस का उसको भी देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेवल क्या पूछा जाता था उस समय MCQ का, और इस समय भी पूछे जाने की क्या उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए जो पेपर है ये 10th पास 2 ईयर ट्रेड्स सबके लिए कॉमन है उस समय का, मगर अब क्या है आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड हो गया है। कुछ टॉपिक फिटर में चले गए हैं, कुछ टॉपिक इलेक्ट्रीशियन में चले गए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा फिटर का है, कौन सा इलेक्ट्रीशियन का है। ठीक, फिलहाल जो ये आज की हमारी वीडियो है इसको जो भी ट्रेड्स वाले हैं, हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सभी के लिए लाभकारी है। सभी इसको देखें, क्वेश्चन का लेवल देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका आइडिया लें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात और, ये जो सारे क्वेश्चन है पूरा पेपर इंग्लिश में है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ। ठीक, आपने अपनी ITI में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हम एंगल्स वगैरह बनाते हैं। ड्राइंग और ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें हम एंगल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स वगैरह बनाना सीखते हैं। तो उसी का पहला चैप्टर है एंगल्स। तो ये जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर रूलर और कंपास आपको खाली दे दिया जाए, आपको हमने एक स्केल दे दिया और साथ में कंपास दे दिया, और आपको एंगल बनाने हैं उनकी मदद से, केवल और केवल किससे? एक कंपास से, प्रकार से और स्केल से। तो आप इनमें से कौन सा एंगल नहीं बना पाएंगे? ठीक, तो ये ऑप्शन देता है ए 37.5 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 22.5 डिग्री, ऑप्शन डी 67.5 डिग्री। ठीक, तो अगर आपने अपनी ITI में बनाए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि हम 22.5 डिग्री भी बना सकते हैं। कैसे? पहले हमने 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री का आधा किया 45 डिग्री, 45 डिग्री का आधा किया 22.5 डिग्री बन जाएगा। उसी तरह से हमारा 67.5 डिग्री भी बन जाएगा, उसी तरह से हमारा 37.5 डिग्री भी बन जाएगा। मगर जो हमारा जो 40 डिग्री है वो हम स्केल और कंपास की मदद से नहीं बना सकते। तो इसका सही आंसर हो गया 40 डिग्री। ठीक है, जिन बच्चों ने अपनी ITI में अभी तक इंजीनियरिंग ड्राइंग की उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी है, तो मैं उनसे कहूँगा कि जो जो मेरे क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर अच्छे से याद करते रहिए। ठीक है, तो हम केवल और केवल स्केल और कंपास की मदद से 40 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। अगले क्वेश्चन में कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज टू ड्रॉ वेरी लार्ज सर्कल्स। अगर आपको बहुत बड़े बड़े वृत्त बनाने हैं, ठीक, तो आप इनमें से कौन सा प्रकार यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए कहता है बीम कंपास, ऑप्शन बी लार्ज कंपास, ऑप्शन सी बो कंपास, ऑप्शन डी ड्रॉप कंपास। तो याद कर लीजिए इसको, जो हमारा लार्ज कंपास होता है ये बड़े बड़े सर्कल बनाने के काम आता है। तो ऑप्शन बी लार्ज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, लेटरिंग ऑफ ड्राइंग शीट शुड हैव। जब हम अक्षरांकन करते हैं अपनी ड्राइंग शीट में
तो उसमें जो हम लेटर्स लिखते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। तो ऑप्शन ए में कहता है इन अ सेंटेंस ओनली फर्स्ट अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स। अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो पहला जो उसका अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ऑप्शन बी में कहता है ऑल अल्फाबेट्स इन स्मॉल लेटर्स। जो भी लेटर्स हम अपनी ड्राइंग शीट में लिखेंगे सब छोटे लेटर्स होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। ऑप्शन सी में कहता है इन अ सेंटेंस ओनली एब्रीवेशंस इन कैपिटल लेटर्स। जो हमारी ड्राइंग शीट होगी उसमें जो केवल एब्रीवेशंस होते हैं ना, जैसे जैसे डॉक्टर को हम डीआर लिख देते हैं, ठीक है, इसी तरह से और भी एब्रीवेशंस होते हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म आईटीआई हम लिख देते हैं। तो सेंटेंस में केवल एब्रीवेशंस को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए। और ऑप्शन डी में कहता है ऑल अल्फाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। तो ड्राइंग शीट में हम क्या फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने ड्राइंग शीट बनाई होगी उनको पता होगा कि ड्राइंग शीट में हमको रिकमेंड किया जाता है कि हम सारा काम क्या करें, सारा का सारा काम कैपिटल लेटर्स में करें। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ड्राइंग शीट में आप जो भी लिखेंगे सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में होना चाहिए उसके। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ड्राफ्टर द टू आर्म्स ऑफ द ड्राफ्टर रिमेन सेट। ठीक, आई होप आपने मिनी ड्राफ्टर की फोटो देखी होगी। एक इस तरह का दो स्केल आपस में फिक्स रहते हैं, ठीक है। एक फिगर बना रहा हूँ आपके लिए। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम ड्राफ्टर बोलते हैं या फिर मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। इसमें इस तरह से यहाँ पे दो स्टील की रॉड्स लगी रहती हैं और इस तरह से इसको हम ड्राइंग बोर्ड में, जैसे आपका ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको क्लैम्प कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, जैसे एक स्केल हमारा ये है, दूसरा स्केल हमारा ये है, तो इसको ऊपर नीचे मूवमेंट करा के हम इससे ड्राइंग बनाते हैं, तो इसको हम ड्राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब हम ड्राफ्टर से कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसके जो दो आर्म्स हैं वो कितने डिग्री में सेट रहते हैं। तो इसके जो दो आर्म्स होते हैं हमेशा हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री में सेट रहते हैं, ठीक है। एक आर्म इसका ये हो गया आर्म, ठीक है, इनको आर्म बोलते हैं। इसमें दो स्केल लगे रहते हैं, एक बड़ा स्केल होता है, एक छोटा स्केल होता है। तो हमेशा ये क्या रहता है, 90 डिग्री में फिक्स रहता है, तो उसको याद रखेंगे आप। तो 90 डिग्री, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ स्मॉल साइज सर्कल्स। अगर आपको छोटे साइज के सर्कल्स बनाने हैं तो आप किस प्रकार का यूज करेंगे। तो ऑप्शन है बीम, लार्ज, बो या फिर ड्रॉप। तो याद कर लीजिए, जो बो कंपास होता है वो छोटे सर्कल बनाने में यूज होता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लीड्स इज द हार्डेस्ट। इनमें ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। पेंसिल से एक नया क्वेश्चन आने की परम संभावनाएं हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लीड्स इज द हार्डेस्ट। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे हार्ड पेंसिल की लीड कौन सी होगी। ऑप्शन है HB, दूसरा है H, फिर है B, फिर है F। तो आपको बताना है इन सब में हार्डेस्ट पेंसिल की लीड कौन सी होगी। तो आपको इस तरह का एक चार्ट याद आ रहा होगा जो लगभग सभी बुक्स में दिया रहता है। बीच में वहाँ पे HB लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर B, फिर 2B, 3B, इस तरह से ये आगे को जाता रहता है। और यहीं पे इसी तरह से HB के बाद H, 2H, 3H, इस तरह से जाता रहता है, ठीक है। तो इस चार्ट को आपको अगर याद करना है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता था, बीच में 0 होता था, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते थे, एक तरफ नेगेटिव नंबर होते थे, ठीक है। तो उसी तरह से जो यहाँ पे HB है इसको आप समझ लीजिए ये 0 होती है, ठीक है। ये आप कॉमन पेंसिल समझ सकते हैं, ये ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा बोल्ड है, नॉर्मल पेंसिल है HB, ठीक। फिर HB के जब आप राइट साइड में जाएंगे तो आप देख रहे हैं B, 2B, 3B इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। तो B को आप बोल्ड करके याद कर सकते हैं, ठीक है। B में आप जितना जाएंगे उतनी पेंसिल आपकी सॉफ्ट होगी। और उसी तरह से आप H में जितना आगे बढ़ेंगे, जैसे H, 2H, 3H, उतनी आपकी पेंसिल हार्ड होती जाएगी, कठोर होती जाएगी, ठीक है। जैसे वो आपकी 3H पेंसिल होगी वो 2H से ज़्यादा कठोर होगी, जो आपकी 2H वाली पेंसिल होगी वो H से ज़्यादा कठोर होगी, और जो H वाली पेंसिल होगी वो HB से ज़्यादा कठोर होगी, ठीक। इसी तरह से आप H में जितना आगे जाएंगे 3H, 4H, 5H, जैसे 6H की पेंसिल आपने ले ली तो 6H की पेंसिल आपकी 3H, 2H से सबसे ही ज़्यादा हार्ड होगी। उसी तरह से आप B में जितना हार्ड आगे जाते हैं तो आपकी पेंसिल सॉफ्ट होती जाती है, मुलायम होती जाती है। तो अगर आपने 3B, 4B, 5B, 7B की पेंसिल आपको दे दी तो आपकी 7B की पेंसिल 3B से सॉफ्ट होगी,
ठीक है। अगर आपके हाथ में 3B की पेंसिल है और 2B की पेंसिल है तो आपकी जो 3B की पेंसिल होगी 2B से ज़्यादा सॉफ्ट होगी। अब सॉफ्ट और हार्ड का मतलब क्या है? अब अगर आपके हाथ में अगर हार्ड हमने पेंसिल दे दी है, ठीक है, तो बहुत हल्की लिखेगी क्योंकि वो घिसेगी कम। और जो सॉफ्ट पेंसिल होती है वो गाढ़ा गाढ़ा लिखती है और मोटा मोटा लिखती है। तो ये टेबल आप जरूर याद करें कि जितना आप एच में आगे बढ़ेंगे उतनी पेंसिल आपकी हार्ड होती जाएगी, और आप बी में जितना आगे बढ़ेंगे उतनी पेंसिल आपकी सॉफ्ट होती जाएगी। ठीक। तो इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी लीड हार्डेस्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया एफ से कोई तात्पर्य है नहीं, आपको केवल बी और एच बी देखना है। ठीक। तो इसमें आप देख के जल्दी बताइए कौन सी पेंसिल ज़्यादा हार्डेस्ट होगी। तो जो हमारी एच वाली पेंसिल होगी वो इसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होगी। और अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि सबसे हमारी सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होगी इन चारों में से, एच बी और एफ, इसका आंसर आप सभी कमेंट में करके मुझे बताएंगे कि कौन सी पेंसिल इसमें सॉफ्टेस्ट होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टू ले ऑफ एन एंगल फ्रॉम अ गिवन लाइन, व्हाट मार्क्स ऑन द प्रोटेक्टर शुड यू अलाइन फॉर हायर एक्यूरेसी। अगर आपके सामने इस तरह की कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट बना दे रहा हूँ इस तरह से। अब आपसे कह रहे हैं कि इसकी लाइन के ऊपर आपको एक प्रोटेक्टर रखना है, तो आप प्रोटेक्टर को किस तरह से रखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मिले। आपका प्रोटेक्टर रखने का बेस्ट वे कौन सा होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए में कहता है सेंटर मार्क एंड 0 मार्क्स ओनली। जैसा आपका प्रोटेक्टर होता है, एक तरफ यहाँ पे 0 डिग्री होता है, एक यहाँ पे सेंटर मार्क होता है, और एक यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। एक तरफ यहाँ पे 0 डिग्री होता है, हमने चांदा देखा होगा, यहाँ पे सेंटर मार्क होता है इस तरह से, और यहाँ पे 180 डिग्री होता है। ठीक। अब ऑप्शन ध्यान से सुनना, अगर आपको इस लाइन में कोई एंगल बनाना है तो सबसे एक्यूरेट पोजीशन क्या होगी। ऑप्शन ए सेंटर मार्क एंड 0 मार्क ओनली, केवल इस सेंटर मार्क को और 0 मार्क को अलाइन करेंगे। ऑप्शन बी में कहता है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मार्क्स ओनली, केवल इस वाले मार्क और इस वाले मार्क को इस लाइन में लगाएंगे। ऑप्शन सी में कहता है 0 डिग्री भी लगाना है, 180 डिग्री भी लगाना है, और सेंटर मार्क भी लगाना है। ठीक है, 180 भी लगाना है, सेंटर मार्क भी लगाना है, 0 डिग्री भी लगाना है। और ऑप्शन डी में कहता है 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री मार्क्स। ठीक है, आप 0 डिग्री लगाएंगे, 90 डिग्री वाला लगाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री होगा और 180 डिग्री वाला होगा। जल्दी से बताइए, अगर आपको इस लाइन में कोई एंगल खींचना है तो एक्यूरेट क्या होगा। तो जिन लोगों ने प्रोटेक्टर का यूज़ किया वो समझ गए होंगे कि चांदा हम कैसे सेट करते हैं। इस तरह से हमने चांदा लगाया, यहाँ पे 0 डिग्री का मार्क्स अलाइन करते हैं इस लाइन के साथ, यहाँ पे 180 डिग्री वाला चेक करते हैं, और बीच में सेंटर मार्क को चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको चांदा अच्छे से फिक्स करना है तो आप 0 डिग्री, 180 डिग्री और सेंटर मार्क को अलाइन करेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये जो आपका चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। अगर आपको समानांतर रेखाएं खींचनी हैं तो आप इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से खींच सकते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है मिनी ड्राफ्टर, ऑप्शन बी में कहता है टी स्क्वायर, ऑप्शन सी में कहता है पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में अटेम्प्ट भी करते रहें। ठीक है, तो जैसा हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है, अभी मैंने आपको मिनी ड्राफ्टर थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मिनी ड्राफ्टर किस तरह से होता है। तो देखिए, जैसा हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, इसमें इस तरह से हम टी स्क्वायर को फिक्स करते हैं। ठीक है, और ये ऊपर नीचे इस तरह से मूवमेंट करता है, तो यहाँ पे इसका स्केल लगा होता है, और स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं इस तरह से। तो ये भी पैरेलल लाइंस खींचने के काम आता है, टी स्क्वायर। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे गोल होता है इस तरह से, ये भी पैरेलल लाइंस खींचने का काम आता है। और सेट स्क्वायर्स आपने देखे होंगे, जो दो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बचपन में हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आते थे। ठीक है, एक इस तरह का होता है, दूसरा इस तरह का होता है। ठीक है, थोड़ा लंबे में, तो इनको साइड स्क्वायर बोलते हैं, इनका काम ही पैरेलल लाइंस खींचना होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपको पैरेलल लाइंस खींचनी है तो आप मिनी ड्राफ्टर से भी खींच सकते हैं, टी स्क्वायर से भी खींच सकते हैं, साइड स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं।
तीनों का यूज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P ऑन लाइन XY, नेम द पॉइंट वेयर द निडल ऑफ द कंपास शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर कोई इस तरह की लाइन है, ठीक, और इस लाइन का नाम है XY, इस लाइन पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है पॉइंट P से। तो आप सबसे पहले कंपास की जो निडल है, जो कंपास की निडल है वो कहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो ये एक्सरसाइज निमी के क्वेश्चन में भी दी है। तो देखिए अगर हमको इस पॉइंट P से यहाँ पे कंपास की मदद से अगर एक परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर मतलब सीधी रेखा खींचनी है, तो हम क्या करते हैं, कंपास का पैर पहले पॉइंट P पे रख के, ठीक है, एक इस तरह से चाप लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, फिर बिना प्रकार चेंज करे, ठीक है, जैसे पॉइंट आ गया A और B, फिर B पे रख के एक चाप ऐसे मारते हैं और A पे रख के बिना चेंज करे एक चाप ऐसे मारते हैं और इस लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो ये क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आपकी इस तरह की लाइन है और P है और आपको P पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर मानना है, तो आप प्रकार का पैर सबसे पहले कहाँ रखेंगे, तो कहाँ रखा हमने, एट पॉइंट P। ठीक, तो एट पॉइंट P इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है अ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सेट यूजुअली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, जो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है या जिसको ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते थे बचपन में, उसमें इनमें से क्या होता है, ठीक है, उनमें से इनमें क्या नहीं होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है बो कंपास, ऑप्शन बी में कहता है स्केल, ऑप्शन सी में कहता है डिवाइडर्स, ऑप्शन डी कहता है एक्स्ट्रा लेट्स। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में इसको जरूर अटेम्प्ट करें कि हमारे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें इनमें से क्या नहीं होता है। बो कंपास को आप सिंपली प्रकार समझ लीजिए, स्केल आप जानते ही हैं, डिवाइडर मतलब विभाजक, ठीक है, कंपास की तरह ही दिखता है जो, बस उसके दो निडल होती हैं, ठीक है, उसको डिवाइडर कहते हैं। और एक्स्ट्रा लीड्स का मतलब जो हमारी ऑटोमेटिक पेंसिल आती है उसमें जो पेंसिल की नोक होती है उनको एक्स्ट्रा लीड्स कहते हैं। तो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में क्या नहीं होता है, एक्स्ट्रा लीड्स नहीं होती हैं। बाकी कंपास प्रकार होता ही है, स्केल होता ही है और डिवाइडर होता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी मैं आपको एक अलग वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर का साइज याद करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है इन इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज A2 साइज। ठीक, पहला ऑप्शन है 841 mm इंटू 1189 mm, ऑप्शन बी 594 mm इंटू 841 mm, ऑप्शन सी 420 mm इंटू 594 mm, ऑप्शन डी 210 mm इंटू 297 mm। ठीक है, तो हमको बताना है कि इनमें से A2 साइज कौन सा है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो 11 का सी इज़ द राइट आंसर। जो A2 साइज होता है 420 mm इंटू 594 mm होता है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन ए लिखा है ये A0 है। A0 जो सबसे बड़ा साइज होता है वो हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी 594 इंटू 841 mm ये हमारा A1 है। ठीक, और जो ऑप्शन डी है 210 इंटू 297 ये हमारा A4 शीट है जो आप जनरली फोटोकॉपी वगैरह में आपको दिखती है। तो ये याद करेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में कहता है अ टाइटल ब्लॉक कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। ठीक है, जब आपने ड्राइंग शीट बनाई होगी तो आपको याद होगा कि इस पोजीशन में हम बॉटम राइट में एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि टाइटल ब्लॉक में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, एक ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। आपको बताना है कि इनमें से क्या टाइटल ब्लॉक में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट का नाम आप लिखते थे कि नहीं लिखते थे कॉलेज में, जब आप टाइटल ब्लॉक बनाते थे तो आप नेम और नेम अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ऑप्शन सी आपका है ड्राइंग शीट साइज एंड लेटर डेजिग्नेशन। ड्राइंग शीट साइज और लेटर डेजिग्नेशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ऑप्शन डी ड्राइंग नंबर, कौन सी ड्राइंग का नंबर चल रहा है, लेसन नंबर वगैरह आप लिखते थे कि नहीं लिखते थे। और ऑप्शन बी है पार्ट्स लिस्ट।
तो आपको बताना है कि ड्राइंग जब आप टाइटल ब्लॉक बनाते थे अपने ITI में अपनी फाइल में, तो आप इनमें से क्या चीज़ उसमें उल्लेखित नहीं करते थे। तो इसमें हम नेम भी लिखते हैं इंस्टीट्यूट का, ड्राइंग शीट साइज और लेटर डेजिग्नेशन भी लिखते हैं, और ड्राइंग का नंबर भी लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं? पार्ट्स लिस्ट। ठीक है, पार्ट्स लिस्ट को छोड़ के हम अपनी ड्राइंग जो हमारा टाइटल ब्लॉक होता है उसमें सब कुछ लिखते हैं। पार्ट्स लिस्ट यहाँ पर तात्पर्य है, जैसे हम असेंबली ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमको लिखना होता है, जैसे हमारी वाइस होती है फिटर में, तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उनकी पार्ट्स की लिस्ट लिखनी होती है उस असेंबली ड्राइंग में। ठीक है, मगर उनको हम टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखते हैं। तो पार्ट्स लिस्ट इज़ द राइट आंसर, ये टाइटल ब्लॉक में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज बोथ शो द हाइट डायमेंशन। ठीक है, जब हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बनाते हैं तो उसमें 3 व्यूज़ हमको बनाने होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है साइड और एक होता है टॉप। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से जो 2 व्यूज़ होते हैं जो हाइट को दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लेफ्ट साइड एंड फ्रंट, ऑप्शन बी है टॉप एंड फ्रंट, ऑप्शन सी टॉप एंड रेयर, ऑप्शन डी बॉटम एंड रेयर साइड, राइट साइड। तो जल्दी बताइए कि कौन से हमारे फ्रंट, टॉप और साइड में से कौन सा ऐसा व्यू होता है जिसमें हमको हाइट नोटिस होती है, हमको पता चलता है कि हाइट है। ठीक है, जैसे कोई इस तरह का हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अगर ये आपका फ्रंट हो गया तो फ्रंट में भी हमको हाइट दिखेगी, और ये जो आपकी इधर पे क्या है, साइड है, तो साइड में भी हमको हाइट पता चलती है ना कितनी है। मगर जब हम टॉप से देखते हैं तो टॉप में हमको हाइट नहीं दिखती है, केवल केवल क्या दिखता है, इतना दिखता है। जैसे अगर आप अपने घर की छत में खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने घर की किसी के घर की छत के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं ऊपर, तो आप ये नहीं बता सकते कि मकान कितने मंजिला है। आपको उसकी हाइट थोड़ी दिख रही है मकान की, आपको तो केवल मकान की लंबाई और चौड़ाई दिखेगी। ठीक, तो इसमें वही आंसर राइट होगा जिसमें टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी में भी टॉप है, ऑप्शन बी भी टॉप है, इसको हटाइए। ऑप्शन डी बॉटम कुछ नहीं होता, बॉटम मतलब नीचे। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो साइड व्यू और फ्रंट व्यू होता है वहां पे हमको हाइट दिखती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है सेंटर लाइंस आर ड्रॉन एज, जो लाइंस वाला चैप्टर उससे पूछा गया है, जो हम सेंटर लाइन बनाते हैं किस तरह की बनाते हैं। ऑप्शन ए कंटिन्यूस नैरो लाइन, ऑप्शन बी डैश्ड नैरो लाइंस, ऑप्शन सी लॉन्ग डैश्ड डॉटेड नैरो लाइंस, ऑप्शन डी लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड नैरो लाइंस। तो सेंटर लाइंस आपने बनाई होगी, किस तरह की बनती है, एक लॉन्ग डैश आता है, फिर एक डॉट, फिर एक लॉन्ग डैश, फिर डॉट, लॉन्ग डैश, फिर डॉट, इस तरह से बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइंस होती हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन बाय 3 व्यूज इज नोन एज। कौन सा जो प्रोजेक्शन है जिसमें हम 3 व्यूज से उसको दिखाते हैं, 3 व्यूज से उस प्रोजेक्शन में यूज होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है पर्सपेक्टिव, ऑप्शन बी आइसोमेट्रिक, ऑप्शन सी ऑब्लिक, ऑप्शन डी ऑर्थोग्राफिक। तो जल्दी बताइए इसका आंसर। जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है इसमें क्या होता है, हम केवल एक ही व्यू बनाते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक, मैंने एक फिगर बना दिया है। ठीक है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है। अब मगर हमको जब इसका ऑर्थोग्राफिक बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट भी बनाते हैं, इसका साइड भी इसका साइड भी बनाते हैं, और इसका टॉप भी बनाते हैं। तो कितने व्यूज़ हो गए, 3 व्यूज़। तो ये सब हम किस में करते हैं, ऑर्थोग्राफिक में करते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक इज द राइट आंसर, तो 15 का हो गया ऑप्शन डी ऑर्थोग्राफिक। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जनरली यूज बाय द आर्किटेक्ट इज। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो कौन सा प्रोजेक्शन यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है ऑर्थोग्राफिक, ऑप्शन बी ऑब्लिक, ऑप्शन सी पर्सपेक्टिव, ऑप्शन डी आइसोमेट्रिक। तो ये आपका याद करने वाला क्वेश्चन है, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द रिकमेंडेड सिंबल फॉर इंडिकेटिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शोज 2 व्यूज ऑफ फ्रस्टम ऑफ आ। जब हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बनाते हैं, ठीक है, याद होगा आपको इस तरह का होता है सिंबल हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का। तो आपसे कह रहा है ये जो हम प्रोजेक्शन लेते हैं ये कौन से शेप का होता है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए स्क्वायर पिरामिड, ऑप्शन बी ट्राइंगल पिरामिड, ऑप्शन सी कोन, ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज। ठीक है, तो ये जो शेप हम लेते हैं ये क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन का मतलब जो कोन कटी हुई होती है आपकी उसको बोलते हैं फ्रस्टम।
तो एक कोन का फ्रस्टम होता है जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सिंबल हमारा ये हो गया और एक सिंबल हमारा ये हो गया। ये सिंबल्स भी आपसे पूछ सकता है, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल जरूर देख के जाइएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है द प्रोजेक्शन इन आइसोमेट्रिक व्यूज आर, ऑप्शन ए डाइवर्ज कन्वर्जिंग। जो आइसोमेट्रिक में जो हमारे प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, वो किस तरह के होते हैं। ऑप्शन ए कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। ऑप्शन बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन का प्लेन होता है उसके पैरेलल चलता है। ऑप्शन सी डाइवर्जिंग, एक पॉइंट से दूर होते हुए जाते हैं। ऑप्शन डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो 18 का डी इज द राइट आंसर। जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है, जैसे वाला डायग्राम आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर हमने कोई आइसोमेट्रिक व्यू रखा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम प्रोजेक्टर्स मार रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया, प्रोजेक्टर्स होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में, ये परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। तो 18 का डी हो गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज नॉट सर्व्ड बाय अ डिवाइडर। तो जो हमारा डिवाइडर होता है वो कौन सा काम करने में सक्षम नहीं है इसमें से, ठीक है। डिवाइडर आपने देखा होगा जिसको विभाजक भी बोलते हैं, ठीक है, विभाजक बोलते हैं हिंदी में। एक इस तरह की एक निडल यहाँ रखी होती है, एक निडल यहाँ रखी होती है, सेम टू सेम प्रकार की तरह ही दिखता है, बस प्रकार में इसमें पेंसिल लगाने का अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। डिवाइडर आपने देखा होगा। तो ये कौन सा काम नहीं कर सकता है, जिनको आ रहा है वो सीधे कमेंट्स में इसको अटेम्प्ट करें। ऑप्शन ए कह रहा है डिवाइड लाइन्स और कर्व्स इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। कोई लाइन या फिर कर्व को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ऑप्शन बी ट्रांसफर मेजरमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू द ड्राइंग ऑफ अनदर पार्ट। ड्राइंग की मेजरमेंट एक पार्ट से ड्राइंग की दूसरी पार्ट तक मेजरमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। ऑप्शन सी मेक फुल साइज, रिड्यूस साइज और ऑफ एनलार्ज साइज ड्राइंग। ड्राइंग में कोई साइज को फुल साइज बना सकता है, रिड्यूस साइज बना सकता है, एनलार्ज करके बना सकता है। ऑप्शन डी सेट ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द ड्राइंग। ड्राइंग में इक्वल डिस्टेंसेस को मार्क कर सकता है। तो जल्दी बताइए इनमें से जो विभाजक है हमारा क्या नहीं कर सकता। तो 19 का जो सी ऑप्शन है ये गलत है। जो हमारा डिवाइडर है इससे हम फुल साइज, रिड्यूस साइज और एनलार्ज साइज की ड्राइंग नहीं बना सकते। बाकी इससे हम कोई लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट को एक पार्ट में ऐसा हमने नाप लिया तो इसको दूसरे पार्ट में जाके कॉपी भी कर सकते हैं। और ऑप्शन डी इक्वल डिस्टेंसेस भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, इसकी मदद से, इस तरह से। तो याद कर लीजिए। 20 का क्वेश्चन है द इंक्लिनेशन ऑफ लेटर्स एज रिकमेंडेड बाय BIS इज, ठीक है। जो अक्षरांकन में आपको याद होगा अलग अलग तरह के लेटर्स होते हैं। एक होते हैं सीधा अक्षरांकन जिसमें हम लेटर्स को एकदम सीधे सीधे लिखते हैं, जैसे बी लिख रहे हैं तो बी ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरा होता है तिरछा अक्षरांकन, इंक्लाइंड लेटरिंग, जिसमें क्या होता है इस तरह से टेढ़ा करके लिखना होता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि BIS के हिसाब से ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए है 75 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री, 60 डिग्री। जिनको आगे है जल्दी से अटेम्प्ट कर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BIS की फुल फॉर्म। BIS की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जल्दी अटेम्प्ट करके लिखिए क्वेश्चन में, ठीक है, कमेंट्स में कि BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, भी आपसे पूछ सकता है कुछ एग्जाम में। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, BIS की फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS की फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 75 डिग्री। तो ये जो इंक्लिनेशन होता है लेटर्स का ये 75 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पॉइंट परस्पेक्टिव आर ड्रॉन बाय, ठीक है। जो 2 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है हमारा वो किस तरह से बनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है सिंगल वैनिशिंग पॉइंट मेथड, ऑप्शन बी डबल वैनिशिंग पॉइंट मेथड, ऑप्शन सी ट्रिपल वैनिशिंग पॉइंट मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है डबल वैनिशिंग पॉइंट मेथड। तो जो हमारा 2 पॉइंट परस्पेक्टिव होता है इसको याद कर लीजिए, ये डबल वैनिशिंग पॉइंट मेथड से बनता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज, ठीक। अगर जैसे हमारा कोई सर्कल है इस तरह से, ठीक, तो इसमें कह रहा है
कि कोई एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के 2 पॉइंट को क्रॉस कर रही है मगर उसके सेंटर से पास नहीं हो रही, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो ऑप्शन है डायमीटर, कॉर्ड, रेडियल लाइन, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऐसी जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अगर यही लाइन हमारी सेंटर से पास कर जाती तो उसको हम क्या बोल देते? डायामीटर, जैसे हिंदी में हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है? इस तरह से अगर सेंटर से 1/4 हमने पार्ट इसका काट दिया तो उसको बोल देंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, और चीज़ भी देख लीजिए, पूछ सकते हैं आपसे, अगर हमने कोई लाइन से इस तरह से सर्कल को हमने काट दिया तो ये क्या हो गया? सेगमेंट बन गया, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट आता है। जो बड़ा पोर्शन हो गया उसको मेजर सेगमेंट बोल दिया और जो छोटा पोर्शन है उसको माइनर सेगमेंट बोल दिया, ये होता है। और क्या होता है इसमें? सेक्टर होता है। जैसे हमारा कोई गोल सर्कल है, सिंपली इसको आप पिज़्ज़ा जैसे समझ सकते हैं। जैसे आपके हमने पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा को जब आपको खाना होता है तो इस तरह से हम कट करते हैं ना, तो बेसिकली ये सेक्टर हो गया। तो आप जब पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो एक तरह से आप सेक्टर खा रहे हैं, तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं, जो ये पोर्शन कट के आया है पिज़्ज़ा का। ठीक है, तो इनको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में कहता है मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशन इंक्लूड्स। जब हम ये डायमेंशनिंग चैप्टर से है कि जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से सिस्टम इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पैरेलल, कंटिन्यूअस एंड कंबाइंड। ऑप्शन बी परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड कंबाइंड। ऑप्शन सी परपेंडिकुलर, कंटिन्यूअस एंड कंबाइंड। ऑप्शन डी परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा डायमेंशनिंग का तो आपने गौर किया होगा, उसमें पैरेलल डायमेंशनिंग भी आई होगी, कंटिन्यूअस भी आई होगी और कंबाइंड भी आई होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन प्रोजेक्शन वाले से है। ठीक, अगर इलेक्ट्रीशियन के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन में क्या है, प्रोजेक्शन इस बार हट गया है, तो आप परेशान मत हो। मगर जो कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे डायमेंशनिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, उससे क्वेश्चन आप इस वीडियो से देखें, ये आपके बहुत काम आएंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, 2 ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिए हैं, एक टॉप व्यू है और एक फ्रंट व्यू है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि ये जो 2 व्यूज हैं कौन से ऑब्जेक्ट के हैं, तो आपको पहचानना है। ठीक, तो जल्दी पहचानिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जिन बच्चों के उसमें सिलेबस में प्रोजेक्शन है, मैंने अपनी एक पहली वीडियो में सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी तक अपडेटेड सिलेबस नहीं मिला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो आप वहाँ से जाके वीडियो में जाके ज़रूर उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं वही पढ़ें। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द थिकनेस ऑफ द लाइन ऑफ अ लेटर विथ 14 mm हाइट इन बी टाइप लेटरिंग इज। ठीक है, जब हमने लेटर राइटिंग पढ़ी होगी तो उसमें 2 तरह के लेटर्स होते हैं, एक होते हैं ए टाइप लेटर्स, एक होते हैं बी टाइप लेटर्स। तो आपसे बोल रहा है कि जो हमारा बी टाइप लेटर है, अगर उसमें लेटर की जो हाइट है 14 mm है, तो जो लाइन की थिकनेस है वो कितनी होगी। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, आपको बता रहा हूँ, D बराबर H/10। ठीक है, ये लेटरिंग बी के लिए फॉर्मूला है। अगर लेटरिंग 1 पूछा होता तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता, लेटरिंग ए वाले के लिए D बराबर H/14। ठीक, तो यहाँ पे H हमारा कितना है, इस केस में 14 है और नीचे क्या है 10, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 1.4। अब ऑप्शन देखते हैं, 1 mm, 1.5 mm, 1.25 mm, 2 mm। तो सबसे पास में क्या है 1.5 mm, तो ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की मास्टर क्लास, जहाँ पे हमने ITI के एग्ज़ाम में आया हुआ जनवरी 2018 का इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ पेपर सॉल्व करा। इसी तरह के और भी आपको, अगर हमको हमारी पिछले साल के जो पेपर आए थे फिटर थ्योरी के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, और भी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की, उनको देखना है तो हमारी मास्टर क्लास प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी हम जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।